शुभ संध्या, स्वागत है ऑन द रिकॉर्ड i24 न्यूज इंग्लिश इंटरव्यू शो में। मेरे आज रात के मेहमान एक ईरानी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो हाल ही में अपने गृह नगर उत्तरी ईरान में हुए प्रदर्शनों के आयोजकों में से एक थे, जब पूरे देश में लगभग 40,000 लोगों का नरसंहार शासन की सेनाओं द्वारा किया गया था। सिर्फ अपने कैमरा फोन से लैस और अपनी पहचान छुपाने के लिए काले हुडी और चश्मा पहनकर, और साथ ही एक दुर्लभ आंख की बीमारी के कारण भी। स्वयंभू स्वतंत्रता सेनानी रायन अमीरी मौके पर मौजूद थे और ईरानी प्रदर्शनकारियों की हत्या का दस्तावेजीकरण कर रहे थे। उनके वीडियो को पश्चिमी मीडिया, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया पर दसियों लाख बार देखा गया। अब वो फरार है, ईरान छोड़ने और दोस्तों व परिवार को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर है, जबकि IRGC उसका पीछा कर रही है। निर्वासन से उन्होंने ईरान की कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना की, जो ईरानी विमर्श को इस्लामवादी विचारधारा से धर्मनिरपेक्ष नागरिक राष्ट्रवाद में बदलने का प्रयास करती है। वो आज रात तुर्की में अपने ठिकाने से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रायान, इस शाम मेरे साथ जुड़ने और हमसे बात करने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एलियट। सबसे पहले मैं पूरे देश और इजराइल राज्य का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अब तक ईरानी लोगों के लिए जो जबरदस्त समर्थन दिखाया है उसके लिए। मैं उन्हें ईरान और ईरानी लोगों के सच्चे मित्र के रूप में देखता हूं, और मैं इजराइल को असली ईरान के लिए एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखता हूं, जिसका प्रतिनिधित्व महामहिम रेजा शाह बलामी द्वितीय के नेतृत्व में किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, इसके लिए धन्यवाद। मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ इजराइल में हम ईरानी लोगों की आज़ादी बेताबी से चाहते हैं और हम इन मुद्दों पर भी आएंगे। मैं आपकी कहानी से शुरू करना चाहता हूं। आप फरवरी में ईरान से भाग गए थे, जब शासन बलों ने आपके कुछ दोस्तों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, जो शासन विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन भी करते थे। अब ज्यादा विस्तार में गए बिना, क्योंकि मैं आपकी सुरक्षा और आपके ठिकाने की भी रक्षा करना चाहता हूं, आपने ईरान से भागने का प्रबंध कैसे किया और आप अभी कहां हैं? देखिए, मैं तुर्की में हूं, क्योंकि जब आप ईरान से भागते हैं तो आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। क्योंकि इस पासपोर्ट से, इस्लामी गणराज्य के पासपोर्ट से आप खूबसूरत जगहों पर नहीं जा सकते। ये आपको जरूरी जगहों पर ले जाता है जहां जाना मजबूरी है और विकल्प कम होते हैं। मेरे इजरायली दोस्त, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने तुर्की क्यों चुना, तो मैंने कहा क्योंकि मुझे मजबूरी में करना पड़ा। ये आपके सवाल का पहला जवाब है। और मैं ईरान से भाग गया क्योंकि शासन ने मेरी पहचान कर ली थी। शहर के लोगों के अनुसार वे मेरी तलाश में थे, मेरे हुलिये से मिलते जुलते व्यक्ति की तलाश में थे। जैसा कि आपने कहा, एक व्यक्ति जो खुद को हुडी के नीचे छुपा रहा था, चश्मा लगाए हुए, काले मास्क के साथ, सब कुछ पहने हुए, वो व्यक्ति जो सब कुछ संभाल रहा था, जो लोगों को संकेत दे रहा था, जो नारे लोग लगा रहे थे, उन्हें लोग मेरे बात दोहरा रहे थे। तो वे इसकी तलाश में थे, वे जिज्ञासु थे, ये काले मास्क वाला आदमी कौन था। जब वे आपको ढूंढ रहे थे, तब आपने विदेश जाने का रास्ता कैसे निकाला? देखिए, मैं पहले गया था। मैं देश से सबसे पहले बाहर नहीं जाना चाहता था। मुझे किसी भी चीज का यकीन नहीं था। इस स्थिति में मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि मैं तुरंत ईरान के अंदर छुप जाऊं। मैं एक ग्रामीण घर गया, एक ग्रामीण घर, पहाड़ों में एक दूरस्थ घर जो हमारे ही जिले में स्थित था, और फिर वहां हफ्तों तक छुपा रहा, लगभग 3 हफ्ते। और जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि शासन ने मेरे दोस्तों और परिवार के जरिए मुझे 100% पहचान लिया है। एजेंट्स दरवाजे पर थे, बस हमारे घर के दरवाजे को देख रहे थे। आप जानते हैं, 24 घंटे एक सफेद वैन वहां थी, सब कुछ का इंतजार कर रही थी। तो परिवार के सदस्यों और लोगों ने मुझे इशारा दिया कि उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है, वे बस तुम्हें गिरफ्तार करने के इंतजार में है, तो बेहतर है कि तुम देश से बाहर निकल जाओ, समझे? तो 1 फरवरी की सुबह मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे नहीं पता था कि शासन ने मुझ पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अगर शासन को पता चल जाता
कि मैं शायन एक्स हूं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वे मुझ पर यात्रा प्रतिबंध लगा देते। लेकिन मैं निश्चित नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि मुझे एक छोटे से शहर में सिर्फ एक नेता आयोजक के रूप में पहचाना गया। शासन आमतौर पर कुछ लोगों पर यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाता, लेकिन अगर उन्हें पता चलता कि मैं शायन एक्स हूं तो वे जरूर ऐसा करते। शाइन एक्स, वो आपका सोशल मीडिया वाला छद्म नाम था। लेकिन तकनीकी रूप से आपने भागने के लिए क्या किया? क्या आप कार से भागे थे या आप हवाई जहाज से गए थे? मैंने उड़ान भरी। असल में मैं हवाई जहाज से निकल गया और मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे कुछ भी करने का भरोसा नहीं था। मेरे पास विकल्प नहीं था। यह मेरी स्वाभाविक और अपरिपक्व प्रतिक्रिया थी। लोग पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? अगर वे तुम्हें एयरपोर्ट पर ही पकड़ ले तो। लेकिन मैं था, आप जानते हैं, तो मैं बस सुबह सुबह बिना कोई टिकट लिए, बिना कोई इशारा दिए, कुछ भी नहीं, मैं बस तेहरान के एयरपोर्ट गया और जितनी जल्दी हो सके वहीं टिकट खरीद ली। जितनी जल्दी हो सके मैंने टिकट ली और सच में मैं निकल गया। मैं चाहता हूं कि आप हमें दिसंबर जनवरी के प्रदर्शनों के समय में ले चलें। आप कहां थे और उन प्रदर्शनों में आपकी क्या भूमिका थी? मैं सरी में था, क्योंकि सरी मजंदरान प्रांत की राजधानी है। देखिए, ये पहली और एकमात्र बगावत थी जिसमें मैं मुख्य रूप से सिर्फ मजंदरान प्रांत में था। पिछले आंदोलनों में मैं तेहरान में था, आप जानते हैं। तो क्योंकि हम ईरान के शाह द्वारा विरोध के आह्वान का इंतजार कर रहे थे और हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हर प्रांत शामिल हो, यह कुछ अलग था। इसीलिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरे गृह प्रांत और मेरे गृह जिले में, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, सबात, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, वहां हजारों लोग मौजूद हो। एक आयोजक और नागरिक पत्रकार के रूप में मैं चाहता था कि सरी में और शहीद नाम के उस शहर में, जिसे शासन ओएम शाह शहर कहता है, व्यापक विरोध हो। उन्होंने 1979 के बाद नाम बदल दिया, लेकिन लोग अभी भी इसे शाही कहते हैं। और मेरे गृहनगर सवातकू में, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पल्लवी वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण गृहनगर है, तो मैं सरी में स्टाफ को संगठित कर रहा था और मैं सड़कों पर उतरे लोगों की संख्या देखकर हैरान और स्तब्ध रह गया। हजारों की संख्या में जावेद शाह का नारे लगाते हुए कि ये आखिरी लड़ाई है और पल्लवी वापस आएंगे। देखिए, वीडियो बनाना और फिल्मिंग करना मना है। ये प्रक्रिया का हिस्सा है जो स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे को बताते हैं कि अगर कोई फिल्म बनाता है तो वो शासन का एजेंट है, क्योंकि वे पहचान करना चाहते हैं। लेकिन आपको इतिहास के लिए कुछ सबूत चाहिए। आपको इसकी जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समझ सके कि क्या किया जाना चाहिए। आप जानते हैं, मैं वहां था। मेरे आसपास वे लोग थे जो मुझे साथी प्रदर्शनकारी के रूप में जानते थे। कुछ लोग, सभी नहीं, क्योंकि आप भीड़ के बीच में होते हैं। कुछ लोग अजनबी होते हैं। अजनबी मुझे घूर रहे थे क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। लेकिन मेरे साथी प्रदर्शनकारी हंस रहे थे क्योंकि कुछ लोग सच में मेरा फोन छीनकर तोड़ना चाहते थे। आप जानते हैं, क्योंकि वे बहुत गुस्से में थे। वे पूछ रहे थे, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? और मैंने कहा, मैं इसे मीडिया को भेजना चाहता हूं ताकि वे तुम्हारी बहादुरी देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। क्या आपको उन प्रदर्शनों की वीडियो बनाते और दस्तावेजीकरण करते समय डर लगा? बिल्कुल, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि जब आप फिल्म बना रहे होते हैं तो आप किसी चीज पर फोकस कर रहे होते हैं। आपके सामने गोलियां चल रही होती हैं और सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन आप उसकी परवाह नहीं करते। और ये कि मैं जिंदा हूं, ये चमत्कार है। ये एक चमत्कार है। ये अविश्वसनीय है। मेरी जिंदगी मेरे लिए भी अविश्वसनीय है। जब मैं ये कहानियां सुनाता हूं तो दूसरों को दोष नहीं देता अगर वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि यह अविश्वसनीय है। यह चमत्कारी है। आखिर हुआ क्या था? मैं खास तौर पर 8 और 9 जनवरी की रातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो विरोध प्रदर्शनों की सबसे घातक रातें थीं। मैं उन विरोध प्रदर्शनों के दौरान 8 जनवरी को सारी में आपके द्वारा फिल्माए गए एक वीडियो पर नजर डालना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। मैं हारुमजादे को नहीं जानता। जावेद शुर।
Haru Mazadehe Javichu. रायन, वाकई में डरावने दृश्य हैं जहां प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे हैं जावी चा, शाह जिंदाबाद, जब उन पर शासन बलों द्वारा गोली चलाई जा रही है। वाकई बहुत ही अफरा तफरी वाले दृश्य थे, लेकिन आप वहां थे तो हमें उन पलों में ले चलिए जब आप ये फिल्मा रहे थे। आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप अपने आसपास के लोगों को चोट खाते देख रहे थे? क्या इन प्रदर्शनों में आपके किसी दोस्त की मौत हुई थी? हाँ, देखिए, ये सुबह के शुरुआती घंटे थे, क्योंकि प्रदर्शन रात 8 बजे या कुछ ऐसे तय किए गए थे। सुबह का समय था क्योंकि मुझे शाह द्वारा प्रदर्शन के आह्वान के कारण सबातकू में होना था। यह खास था क्योंकि शाह ने 8 जनवरी और 9 जनवरी को प्रदर्शन के लिए बुलाया था। तो सबातकू मेरे लिए खास था क्योंकि मैं सबातकू का रहने वाला था। मैं इस ऐतिहासिक जगह से आ रहा था और चाहता था कि मेरी जन्मभूमि में हजारों लोग पलावी वंश के समर्थन में ईरान की आजादी के लिए नारे लगाएं। शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही मैं सौरी में था और शासन ने, जैसा कि वहां था, मैंने आपको अन्य फुटेज भी भेजे हैं जो दिखाते हैं कि शासन के एजेंट पूरी तरह से हथियारबंद होकर साड़ी के मुख्य चौक, साठ चौक के किनारे खुद को तैनात कर चुके थे और प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ थे। और ये एक युद्ध जैसा था, लेकिन ये बहुत ही अन्यायपूर्ण था क्योंकि शासन के एजेंट पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। उनके पास हर तरह का उपकरण था और वे सच में लोगों पर गोली चलाने और मारने के लिए तैयार थे। और दूसरी तरफ के लोग निहत्थे थे, वे पूरी तरह असहाय थे और उनके पास बस उनका एकमात्र हथियार उनके शब्द थे, उनके नारे थे, जैसे जावी शाह या ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी वापस आएंगे। तो और मैं बहुत भावुक हो गया। भले ही मैं एक पेशेवर स्वतंत्रता सेनानी था और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में नया नहीं था, फिर भी मैं इस अन्याय को देखकर बहुत भावुक और हैरान हो गया। और मैं सच में ये सोच रहा था कि ईरानी लोगों के लिए मुकाबला बराबरी का कैसे बनाया जाए ताकि वे गोलियों के बीच फिल्मांकन के दौरान भी सफल हो सकें। मैं उस दृश्य से बहुत भावुक हो गया था और वही मैं फिल्मा रहा था, जैसा कि आप अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये कल्पना से परे था और हम अपनी जान बचाने के लिए गलियों, सड़कों की ओर भागने लगे, आप जानते हैं। और कुछ लोगों को पकड़ लिया गया, जो लोग कतारों में शासन के एजेंटों के पास थे। उनमें से कुछ को गोली मार दी गई, सारी में उन्हें गोली मारकर मार डाला गया और वे पेड़ों से पत्तों की तरह गिर रहे थे, आप जानते हैं। और वे लोगों को मार रहे थे, बस लोगों को बिल्कुल पास से मार रहे थे। ये बिल्कुल पास से था, जैसे उन्हें इंसानी जान की कोई परवाह नहीं थी। ये लोग एरियल जंगली हैं, वे आतंकवादी हैं और मुझे लगता है कि वे मरने के लायक हैं। वे मरने के लायक हैं क्योंकि इन लोगों को इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है। उन्हें मानव अधिकारों की बुनियादी बातों की भी परवाह नहीं है। उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं है। इनमें से कुछ लोग किशोर थे, कुछ अपने परिवार के सदस्यों के साथ थे, अपनी पत्नियों और पतियों के साथ थे, जैसा कि आपने दिखाया। वे अपने पतियों, पत्नियों और बच्चों के साथ हैं। पिता अपनी बेटियों के साथ विरोध प्रदर्शन में थे। वाकई में बहुत ही उल्लेखनीय गवाही है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने उसे झेल लिया और उस मुश्किल समय से बाहर निकल पाए। और आपने जो कहानी सुनाई और जो फुटेज साझा किए, उन्हें आगे भी बताते और फैलाते रहना। उस समय अब मैं ईरान में हाल ही में हुई जंग की ओर बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आपने उस शासन के बारे में बात की थी जिसके अधिकारियों को मरना चाहिए, और इसलिए आप अमेरिकी और इजरायली बम गिरने से पहले ही चले गए थे। क्या आप इस युद्ध का समर्थन करते हैं? और अगर आप करते भी हैं तो क्या आप इसके क्रियान्वयन का समर्थन करेंगे, भले ही इसमें ईरान के अहम बुनियादी ढांचे का विनाश शामिल हो, अगर मामला वहां तक जाए? देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं इस युद्ध के सामान्य पहलू का समर्थन करता हूं, आप जानते हैं, खासकर जो इजरायली कर रहे हैं। सटीक हमले, लक्षित हमले, वे बहुत सटीक तरीके से किए जाते हैं। वे कहते हैं कि आईडीएफ दुनिया की सबसे मानवीय सेनाओं में से एक है, सबसे नैतिक, और यह सच है। मुझे इजरायली शैली, अमेरिकी
खासकर डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी से ज्यादा पसंद है, जो एक ईरानी के तौर पर मुझे पसंद नहीं। मुझे लगता है ये उन दसियों हजार ईरानी लोगों की कुर्बानी और बुद्धिमत्ता का अपमान है जिन्होंने जान दी है अपने देश के लिए, और न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व को इस बर्बर, तानाशाही, आतंकवादी धर्मतंत्र से आजाद कराने के लिए। मैं इस युद्ध का समर्थन करता हूं, पर इसे युद्ध भी नहीं कहता। यह कैसा युद्ध है जिसमें सिर्फ एक पक्ष यानी शासन, उसके कमांडर और कमांडर इन चीफ युद्ध शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद खत्म हो जाते हैं। यह पूरी इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी शासन की पूरी कमांड चेन, मुख्य कमांडरों और कमांडर इन चीफ कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाते हैं। यह सिर्फ एक मानवीय हस्तक्षेप है। यही वो बात है जिसके लिए ईरानी लोग सड़कों पर नारे लगा रहे थे। वे मानवीय हस्तक्षेप चाहते थे। आप जानते हैं, हमारे सहयोगियों और दोस्तों से, वे लोग जो खुद को स्वतंत्र दुनिया के नेता कहते हैं, उन्होंने वादा किया था, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर शासन ने लोगों को मारा तो वे हस्तक्षेप करेंगे। शासन ने लोगों को मारा तो उन्होंने हस्तक्षेप कर वादा निभाया। इसी कारण ईरानी लोग राष्ट्रपति ट्रंप के उस काम के लिए आभारी है, और वे बीबी के उस काम के लिए भी बहुत आभारी है। लेकिन वहां कुछ बारीकियां है, कुछ नाजुक संतुलन है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा काम नहीं किया। वे अब तक जो कर चुके हैं उसे वे शासन परिवर्तन कहते हैं। क्या यह शासन परिवर्तन है जब शासन की तीनों शाखाओं के तीनों प्रमुख अभी भी अपनी जगह पर हैं? आप जानते हैं, सामूहिक फांसी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मोहसेनी एजेई है। आप जानते हैं, ये आदमी एजेई प्रभारी है। वो एक मुल्ला है जिसे तेहरान का कसाई कहा जाता है। वही प्रभारी है। आप जानते हैं, वलीबोत सुरक्षित है। बाकी सभी पेजियन जो लोगों को मारने और जनसंहार करने में दूसरे नंबर पर है, वो भी सुरक्षित है। वो मरा नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रंप इसे शासन परिवर्तन कहते हैं। इसे शासन परिवर्तन कहते हैं। तो रायन, आप कह रहे हैं काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर सैन्य अभियानों को फिर से शुरू किया जाता है तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे, जिसमें ईरान की बिजली और ऊर्जा संरचना को नष्ट करना भी शामिल है? नहीं, क्योंकि वो जरूरी नहीं। जब वे पेजियन को बाहर कर सकते हैं तो उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? वे क्यों जाकर कुछ पावर प्लांट्स को नष्ट करेंगे? इसका कोई मतलब नहीं है। यह हर ईरानी की बुद्धिमत्ता का अपमान है, जो मध्य पूर्व की सबसे शिक्षित आबादी है, बहुत समझदार लोग हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे लोगों का इस तरह अपमान हो, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी में, जिसमें वे सभ्यता को खत्म करने की बात करते हैं। ये बयानबाजियां बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये अनावश्यक हैं, और उन्हें अपने शब्दों को लेकर सावधान रहना चाहिए। अगर वो हमारी मदद कर रहे हैं तो उन्हें सही तरीके से करनी चाहिए, आधे अधूरे तरीके से नहीं। सालों तक अमेरिकियों और यूरोपियनों ने इस शासन को तुष्ट किया। उन्होंने रोकथाम और तुष्टीकरण नीति अपनाई, शासन को इतना मजबूत किया कि अब वे इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं और मध्य पूर्व में अराजकता फैला दी है। वे अरब देशों और बाकी सब के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पश्चिमी, कमजोर, अनिर्णायक, स्त्री सुलभ नेताओं जैसे मैक्रो, कीर स्टारमर जैसे लोगों से जो ताकत मिली, उसी के कारण ऐसा हुआ। लेकिन ट्रंप एक अपवाद थे। उन्होंने हस्तक्षेप करने का वादा किया और किया, पर काम पूरा नहीं किया। वो सक्षम है, पर ऐसा करने से मना करते हैं। मुझे यकीन नहीं, मैं उनके दिमाग में नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। वो पेजियन को खत्म करेंगे, वो गालिब को खत्म करेंगे, वो एजेई को खत्म करेंगे। वो इस्लामी शासन की पूरी कमांड चेन को खत्म करने जा रहे हैं। ईरानी लोगों के लिए हालात बराबरी के बना देंगे ताकि वे सत्ता संभाल सके। तो यही बात मुझे मेरे अगले सवाल पर ले जाती है, जो मुझे लगता है कि ईरान की स्थिति पर नजर रखने वाले लोग भी खुद से पूछ रहे हैं। एक बार युद्ध खत्म हो जाए, चाहे वो अभी किसी समझौते के जरिए हो या फिर एक और सैन्य अभियान के बाद, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या इतना काफी है? क्या उस समय ईरानी लोग सड़कों पर उतर आएंगे? क्या वे शासन गिराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, जबकि उन्हें घातक क्रूरता का सामना करना होगा?
देखिए, क्योंकि लोगों की तरफ से एक पैटर्न है और शासन की तरफ से भी एक पैटर्न है, क्रूरता ही वो पैटर्न है। जनसंहार, नरसंहार, सामूहिक हत्या। मैं इसे जनसंहार कहता हूं क्योंकि वे एक खास राजनीतिक वर्ग को निशाना बनाते हैं। लोग धर्मनिरपेक्ष थे, शाह समर्थक थे और नागरिक राष्ट्रवादी थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जाता है। ईरान में अभी जनसंहार हो रहा है और शासन में एक पैटर्न है। साथ ही जब लोगों की बात आती है, लोगों के प्रतिरोध की बात आती है, तो उसमें भी एक पैटर्न है। हर विद्रोह पिछले वाले से बड़ा था। तो यह दिखाता है कि पिछली बगावतों में जितनी भी बर्बरता और दमन झेलना पड़ा, उसके बावजूद लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो अगर मैदान बराबर है, अगर उनके लिए सब कुछ समान है और दमनकारी ताकतों को कुचल दिया गया है, उन्हें सचमुच हमारे विदेशी सहयोगियों यानी इजराइल और अमेरिका द्वारा कुचल दिया जाता है, तो ईरानी लोग निश्चित रूप से सत्ता संभाल लेंगे। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सबातकू में देखा था, पुलिस स्टेशन को लगभग लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जो निहत्थे थे। तभी से शासन ने, क्योंकि शासन को हीन भावना है, लोगों पे गोली चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने में सफल हो रहे थे। लेकिन रायन, वो तो सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है, एक शहर में, जबकि 30 से ज्यादा प्रांत है। तो मेरा सवाल है, आपकी जानकारी के अनुसार क्या ईरान में अभी प्रदर्शनकारियों के बीच ऐसी कोई संगठनात्मक तैयारी चल रही है कि वे आगे चलकर फिर सड़कों पर लौटें कभी भविष्य में? बिल्कुल। देखिए, हमारे पास एक नेता है और उनका नाम है रेजा शाह पहलवी द्वितीय। मेरे नेता राष्ट्रपति ट्रंप या बीबी नहीं है। हालांकि मैं बीबी से प्यार करता हूं और उन्हें ईरान के भीतर सबसे लोकप्रिय विदेशी नेता मानता हूं। अभी बीबी सबसे आगे हैं, ट्रंप नहीं। मेरे नेता, मेरी निष्ठा रेजा शाह पहलवी द्वितीय के प्रति है। वे सिर्फ मेरे नेता नहीं हैं, वे बहुमत, भारी बहुमत के नेता है। ईरान की विशाल बहुसंख्या जनता जो मिलियनों की तादाद में सड़कों पर उतरी और जिनमें से दसियों हजारों ने अपनी जान दे दी। 8 जनवरी और 9 जनवरी को जो विरोध प्रदर्शन का आह्वान था, वो किसके द्वारा किया गया था? बीबी ने? ट्रंप ने? नहीं, रेजा शाह पहलवी द्वितीय ने। तो ये आदमी है, वही यहां बात करता है। वो आयोजक है, असली आयोजक, वही असली लोगों को जुटाने वाला है। उसने दल बदल के लिए मंच बनाए, उसने लोगों को जुटाने के लिए मंच बनाए। ये बहुत नया है। कुछ ही महीनों बाद उसने एक मंच शुरू किया जिसे इमॉर्टल गार्ड ऑफ ईरान कहा जाता है। अगर आप इतिहास में इमॉर्टल गार्ड ऑफ ईरान क्या रहा है आप जानते हैं ऐतिहासिक रूप से, तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या है। यह एक विकेंद्रीकृत प्रकार की लामबंदी है, सुरक्षा कारणों से विकेंद्रीकृत है। लेकिन अभी जमीन पर क्या हो रहा है, खासकर सड़कों पर लौटने की तैयारियों के लिहाज से? ईरानी लोग शाह के अगले विरोध प्रदर्शन के आह्वान का इंतजार और तैयारी कर रहे हैं। यही योजना है। अगले विद्रोह की तैयारी हो रही है जिसे ईरान के शाह विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाएंगे। लेकिन इस बार स्थिति काफी अलग होगी, क्योंकि ईरानी लोग जानते हैं कि पिछली बार वे बिना हथियारों के लाखों की संख्या में आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। मैं आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा कि हम ठीक क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे काम का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो लेकिन शाह द्वारा शुरू किए गए ढांचे के तहत एक जुटाव हो रहा है और इसे इमॉर्टल गार्ड ऑफ ईरान कहा जाता है। और इमॉर्टल गार्ड ऑफ ईरान आईआरजीसी को कुचल देगा और जल्द ही आईआरजीसी की जगह ले लेगा, शायद 1 महीने के भीतर। मैं निश्चित नहीं हूं, मैं समय नहीं बता रहा, पर हम विजयी होंगे। जिस किसी ने भी शाह के खिलाफ शाहों की धरती पर दांव लगाया, शाह कभी नहीं मरेगा। तो अगर आप ईरान के शाह के खिलाफ दांव लगाते हैं तो आप हार जाएंगे, क्योंकि ईरान मुल्लाओं की धरती नहीं है, यह शाह की धरती है। ईरान के इतिहास में हमेशा ईरान का शाह वापस आता है और अपने देश को आजाद कराता है। अगर आप शाहनामा पढ़े, उदाहरण के लिए, यह हमारे साहित्य में है, हमारे इतिहास में है और सब कुछ में है। यही ईरान का ऐतिहासिक चक्र है, ईरान का इतिहास है। ये ईरान के इतिहास की ऐतिहासिक सच्चाई है। बहुत धन्यवाद। देखो रायन,
मैं ईरानी लोगों के संकल्प के खिलाफ शर्त नहीं लगाऊंगा। और अगर आप विरोध आंदोलन के नेतृत्व और उन लोगों का सिर्फ एक उदाहरण है जो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के खिलाफ शर्त नहीं लगाऊंगा। दुर्भाग्यवश इसे यहीं समाप्त करना होगा। मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ राय ने मेरी अपने समय और महत्वपूर्ण गवाही साझा करने के लिए। आपने हमारे साथ वो साझा किया जो आपने देखा और झेला। आप और लाखों ईरानी नागरिक जिन्होंने घातक प्रदर्शनों में सब कुछ सहा, धन्यवाद। तुर्की में अपने छुपने के स्थान पर सुरक्षित रहें, धन्यवाद। आप आज का एपिसोड और सभी पिछले एपिसोड्स YouTube और Spotify पर पा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।